चलो अब ठीक है। आवाज आ जाएगा ना? हाँ, तो लास्ट स्टार पॉइंट लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो फिर से लिखना है। अगला थी स्टार पॉइंट लिखो एक और। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है जो साधारण विसरण क्रिया द्वारा उत्तक में आ जाती है। साधारण विसरण क्रिया द्वारा उत्तक में आ जाती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसके साथ फेफड़े तक आती है। और फिर अच्छा बताओ, हम सांस लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हैं? छोड़ेंगे तो और क्या कहते थे इसको? निःश्वसन। लेते हैं तो निःश्वसन, छोड़ते थे तो लिखो। और क्या लिख रहा था अभी? क्या तो लिखा था? और बाह्य श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। चलिए ठीक है, ये तुम्हारा जो है अब कंप्लीट हो चुका है। मानव श्वसन तंत्र क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब फिर भी हमारा एक 5 पॉइंट बाकी रहता है। 5 पॉइंट में डू यू नो, क्या आप जानते हैं कोशिका की ऊर्जा मुर्दा? ध्यान देना, कोशिका में बिल्कुल एकदम फोकस रहना चाहिए यहाँ पे। कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में होता है। जो कार्बनिक पदार्थ होता है ना, उसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? अब ऑक्सीकरण क्या होता है बताते हैं। उससे ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऑक्सीकरण जब होता है कार्बनिक पदार्थ का, तब होता है ऊर्जा का संरक्षण। क्या होता है? और ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है, मतलब धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है। फिर मुक्त होने वाली ऊर्जा को एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ एटीपी में संचित किया जाता है। कल बताए थे, जो ऊर्जा निकलती है उसको एटीपी में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे घर में खाना बना, उसको अलमारी में रखते हैं ना, मिड केस में, बस वही खाना जो बनता है, ऊर्जा जो बनता है, वो रहता कहाँ है? संचित होके एटीपी में। कल एटीपी का फुल फॉर्म लिखाए थे ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर एटीपी का फॉस्फेट अलग हो जाता है। फॉस्फेट है ना उसमें, उसका फॉस्फेट अलग हो जाता है, जिससे वो एडीपी बन जाता है। ये 9th का टॉपिक है। इस क्रिया में लगभग 7300 कैलोरी ऊर्जा
निकल जाती है और इस ऊर्जा का उपयोग उपापचय में क्रियाओं में किया जाता है। उपापचय का मतलब क्या हो गया, हम लोग जो काम धाम करते हैं ऊर्जा, उसमें ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। ऐसे नहीं करोगे, कोई काम करोगे एनर्जी चाहिए, हम बोल रहे हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए। एक एक पॉइंट को लिख लोगे तो हमको लगता है बेहतर होगा। लिखा देते हैं थोड़ा बहुत, इसमें इम्पोर्टेंट चीज है। चलिए यहाँ तक हो गया। एक 9th का ये टॉपिक है, इस जगह फिर भी बताइए देते हैं थोड़ा सा 10-5 लाइन और क्या। इसको फाय दे के लिखा देते हैं, फाय 9th, ठीक है। 10th में भी जरूरी पर ऐसा नहीं कि 9th वाला 10th में नहीं पूछता है, पूछ सकता है। मतलब इस फाय का मतलब ये हो गया तुम इसको पढ़ भी सकती हो, VVI। हेडिंग दोगे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। कितना सुंदर भजन है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। सर एक भजन सुने हैं, तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। इसका मतलब जानते हैं कि तुम्हें मेरी आंखें देखती है तो मेरी क्या गलती है, इसमें क्या गलती है। देखती आंख कन गलती है, मेरा आपको गलती नहीं है। आ जाए, हाँ क्या बोले, आपका कार्य है देखना। कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। कोर्ट कचहरी आंख सब पे रोके नहीं लगेगा सर। एक घर तोड़िएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अभी उत्तराखंड में समूचा गांव और जितना शहर है सब खत्म हो गया एक बार। तो कौन कहेगा प्राकृतिक कैसा लिखो। फट गया, समूचा पहाड़ टूट के, हाँ समूचा झपा गया, 3 गांव और जितना होटल था खत्म। लिखो, जब कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जब कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के बाद धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और मुक्त ऊर्जा को एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ एटीपी में रखा जाता है। एक विशिष्ट पदार्थ एटीपी में रखा जाता है। पूर्ण विराम। जब शरीर सर 2 शब्द बोलिए। यहाँ के कैमरा लगा हुआ, इधर आइए, खड़े हो जाइए। ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, 2 शब्द बोलिए। क्या बोलना चाहेंगे, संदेश विद्यार्थी को क्या देना चाहेंगे। समय कम है, पढ़ो तुम लोग मन से। बस अभी पढ़ेगा, मैं अच्छा ये पूछ रहे थे सर कि पब्लिक का सवाल है, आपका दांत कैसे टूटा है। दांत में खराबी था, इसी ख्याल से।
नहीं, हाँ सुनने में आया कि हाँ दुश्मन आप पे हमला कर दिया था, उसी के कारण आपका दांत टूट गया। नहीं नहीं वो और ये दुश्मन भी शायद कमला कुंड का दुश्मन था। दुश्मन दुश्मन सब एक नहीं। महिला ने आप पे हमला कर दिया था, जिसके कारण आपके सारे दांत टूट गए। और आज एक हम्म, ऐसा दिन आ गया है कि आप रोटी और चावल भी नहीं खा पा रहे हैं, नहीं मुढ़ी भी नहीं आपको भाँप के खाना पड़ता है। नहीं नहीं खाना पीना अच्छा चल रहा है। अच्छा दांत बनाएंगे डॉक्टर साहब से कह दांत बन दीजिएगा। जाएगा आपका, हाँ, ज्यादा रुपया नहीं लगेगा, 6,000 लगेगा। ठीक 6,000 में पैसा है? समोसा दीजिए। 30-40 अच्छा उसमें देखिए जेब आप में तो जेब फटा है आपका। है देखिए आप एगो पैसा बोल आप कोलगेट दीजिएगा कौन सा करते हैं? हर बात वो दंत क्रांति दंत क्रांति, फिर भी मुंह से बदबू दे रहा है आपका। नहीं नहीं अइबा और परिचय रखियो सब चीज पूछी के रखियो था ठीक है, रखिए। तब गाड़ी से जाएंगे ठीक आप से। हाँ हर बात कर आपका लेंगे। तो कपार का बालों उड़ गया सर, आपका शादी कैसे होगा? नहीं नहीं कोई बात है इसके लिए कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है सर। चलिए, तुम लोग को भी पता है क्या? अच्छा, कहाँ तक लिखा? हाँ देखो पीठ पे कैसे हाँ ये देखो फटा हुआ कैसे सी के पहना है, क्या करेगा, कौन देगा इसको? लेकिन स्वाभिमानी है। दूसरे का दिया नहीं पहनेगा, अपना ही फटा हुआ पहन लेगा। कबीर साहब दूसरा है ये। हाँ, क्या लिखा? जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, तब एटीपी का फॉस्फेट तब एटीपी का फॉस्फेट अलग हो जाता है, अलग हो जाता है और वह एडीपी बन जाता है, एडीपी बन जाता है। इस क्रिया में लगभग 7300 कैलोरी 7300 कैलोरी ऊर्जा निकल जाती है, 7300 कैलोरी ऊर्जा निकल जाती है। तिहत्तर सौ कैलोरी ऊर्जा निकल जाती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम उपापचय 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 क्रियाओं में करते हैं। उपापचय का मतलब बताए थे ना एक दिन, बताओ तो क्या बताए थे? हाँ ना 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 उपापचय थोड़े हुआ। उपापचय में खर्च होता है, मतलब देखो उपापचय का मतलब बताते हैं। जब तुम कोई काम करते हो, बड़ा काम, थकावट सब वाला, शरीर का सेल टूटता है, ठीक है, फिर उसको जोड़ने के लिए ऊर्जा का जो खपत होता है, तो टूटता जो है उसको जोड़ने के लिए हमको जरूरी पड़ती है, उस क्रिया को हम उपापचय कहते हैं। उसको फिर से सही करने के लिए या उस ऊर्जा को फिर से स्टोर करने के लिए, मेकअप करने के लिए सीधा को, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अंत्योष्मी। पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, पुनः जब किसी नए अणु के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, पुनः जब किसी नए अणु के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, पुनः जब किसी नए अणु के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तब
एक फॉस्फेट अणु एक फॉस्फेट अणु उस ऊर्जा को लेकर उस ऊर्जा को साथ लेकर उस ऊर्जा को साथ लेकर एडीपी से जुड़ जाता है, एडीपी से जुड़ जाता है और उसे एटीपी बना देता है। और उसे एटीपी बना देता है। इस प्रकार एडीपी एटीपी इस प्रकार एडीपी एटीपी चक्र चलता रहता है। लास्टली नीचे लिखो, अतः अतः ऊर्जा उत्पादन का एक संपूर्ण प्रक्रम ऊर्जा उत्पादन का एक संपूर्ण प्रक्रम ही श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा उत्पादन का एक संपूर्ण प्रक्रम ही श्वसन कहलाता है। नीचे एक और स्टार देखिए, लिख लो, एटीपी का संश्लेषण एटीपी का संश्लेषण एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। चलो, ये जो हम बनाए अभी, इस सर्कल को बना लो। ये जो सर्कल अभी हम बनाए, इसको बना लो। फिर मैं इस पर बात करूंगा 5 मिनट तक। पहले लिखा दिया, लिखा के हम हो गए फ्री। इसको बना लो। बना लो इससे पहले। देखो, पहले इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी है जिसको भी समझना पड़ेगा। कोशिका में सबसे पहले जो हम हवा लेते हैं अंदर, ठीक है, तो हवा जब लेते हैं तो उसमें 3 गैसें जाती है। इसके बारे में शायद में लिखा ही नहीं है, लेकिन इसका एक बढ़िया सा पीडीएफ बना के रखे हैं नोट्स, लेकिन वो मोबाइल में है तभी तो नहीं लिखा पाएंगे, लेकिन बताए थे। लेकिन हमको काम अभी श्वसन में ऑक्सीजन का है तो हम ऑक्सीजन पे ही बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है
ये हमारे फेफड़ा में आती है, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में आने के बाद हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त के साथ में ऑक्सीजन को लेके जाके छोड़ता है कहाँ, उत्तक में। ये कल जान चुके हो। उत्तक में जाने वाली ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं में बट जाते हैं और कोशिकाओं में जाकर वो ऑक्सीजन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो है श्वसन ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण, हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें से कार्बनिक पदार्थ खाने के बाद, इससे पहले तुम्हारा पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, तो भोजन जो हम लोग खाते थे, चाहे कार्बनिक पदार्थ खाएं कि अकार्बनिक पदार्थ खाएं, खाने के बाद वो सब पदार्थ डाइजेस्ट होता, पचता है। पचने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकल जाता है, लेकिन पचने के बाद जैसे कि मान लो कि हम दूध लाए 10 केजी, तो दूध लाने के बाद क्या करते हैं, जब घी निकालना होता है तो घी निकाल लेते हैं। बाकी घी निकालने के बाद जो चीज़ बचता है उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं या हटा देते हैं। घी को स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह से दूध जो है, ये भोजन जब हम खाते हैं तो उसमें पचने के बाद जो प्रोटीन या जो नया भोजन को पचने से जो नया कोई एसिड बनता है, एथेनोइक अम्ल वगैरह, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ऊर्जा का जो स्रोत बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, एनर्जी के लिए कुछ विटामिन्स, तो ये सब चीज लेकर भागता है कोशिका, सेल। कोशिका सब अपना अपना भोजन लेके जाता है, तो सब चला जाता है कोशिका। अब कोशिका को भी खाना सिर्फ लेने से नहीं होता है, ध्यान रखना। ऊर्जा सिर्फ कोशिका, अगर हम कार्बनिक पदार्थ मान के चलो जो बना लेके चला गया, उससे सिर्फ ऊर्जा थोड़ी मिल जाएगा, नहीं। जब तक जो कोशिका वो ले गया है कार्बनिक पदार्थ या फिर जो भी चीजें ले गया है, प्रोटीन वगैरह, तो लेके अगर गया है, जैसे सुना होगा कि हमारा भोजन जो है वो ग्लूकोज भी टूटता था, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज वगैरह, ये सब ऊर्जा का एक मेन स्रोत था। यहाँ बताए थे हम मानव पाचन तंत्र में, जब मानव पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, याद करो श्वसन से पहले, हाँ, मानव पाचन तंत्र में, कि हमारा जो भोजन, छोटी आंत रस से जो नया अंतिम उत्पाद बनता था वो एमिनो अम्ल बनता था, एमिनो अम्ल ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रुक्टोज या ग्लूकोज गैलेक्टोज, ये सब में कार्बनिक के पदार्थ है ना। ये जितना बना है ग्लूकोज वगैरह, ये सब एनर्जी का सोर्स है, तो सब कार्बनिक है। और सबको लेके कोशिका चला गया, कोशिका तो रहने नहीं देता है, कोशिका लेके गया, सूक्ष्मतम कण होता है, कोशिका लेके उसको भाग गया। ठीक है, अब आगे सुनना। और क्या बनता है पक्वाशय में हमारा, ये वसा स्टार्च, भोजन का जो घटक होता है, जैसे वसा हो गया, स्टार्च हो गया, या ये ग्लाइकोजन जो कि पेप्टोन बना था, पैसीकृत वसा जो बना था, वो वहां पे कहाँ पे बना था, ये पक्वाशय में। ये सब क्या बन जाता है, पैसीकृत वसा बनता है, माल्टोज पेप्टाइस बनता है, एमिनो अम्ल वसीय बनता है, अम्ल ग्लिसरॉल बनता है ना। और जो हमारा मुख में जो था वो माल्टोज, तो ये जो एमिनो अम्ल ग्लूकोज वगैरह बनता है, सब कार्बनिक है पदार्थ, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब ग्लूकोज इसको लेके गया, तो लेके जाने के बाद ग्लूकोज अभी इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, ये एनर्जी का सोर्स नहीं बन पाएगा, अभी ये ऊर्जा का माध्यम है, ऊर्जा का ये माध्यम है। तुम एक बात बताओ, मार्केट से अगर सब्जी खरीद के ला लोगे तो क्या उसको खाने लगोगे? तो पहले उसको बनाना पड़ता है, बनाने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ता है। हमको सिखाएं, हम मार्केट से गए और सब्जी खरीद के लेते आए, चावल खरीद के लेते आए, अब उसको बनाना भी पड़ेगा ना। उन्होंने बना के लाया है, किसान ने उसको बना के लाया है, किसान ने अपना काम किया। किसान ने कैसे बनाया, बीज बोया मिट्टी में, उससे सब्जी निकला भिंडी, उन्होंने तोड़ के लाया, अब तो उनके लिए वो बन चुका है, उनका काम उतना ही था। तो पेट सबका, छोटी आंत सबका काम जो था वो उतना ही था, उस कार्बनिक पदार्थ को बनाना, पचाकर बना दिया। कोशिका का काम अलग है,
मतलब किसान का काम था बनाना भिंडी कच्चा, अब उस भिंडी को लाना मेरा काम था, लाया हमने, कोशिका ने लाया। अब हमारे घर में उसको बनाया जाएगा अलग तरीके से, तब ना खाएंगे। तो उसी तरह से कोशिका जब लेके गया कार्बनिक पदार्थ को, तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कौन सा हाउस कहते थे हम, पावर हाउस। क्यों? सब काम वही होगा। अब उधर से कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, इधर से ऑक्सीजन उसमें जाएगा, कार्बनिक पदार्थ और ऑक्सीजन मिलके फॉर्मेशन करेगा किसका, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी यानी कि ऊर्जा, उससे ऊर्जा मुक्त होता है, ऑक्साइड होता है, वही खाना ऑक्सीजन के साथ जो मिला वो हो गया ऑक्साइड। क्या हो गया? वो ऑक्साइड का प्रोसेस है, ऑक्साइड युक्त। अब समझना यहाँ पे जो हम लिखा है अभी, क्या लिखा है, इसलिए लिखने से ज्यादा समझने प्रयास करो। तो जो रासायनिक पदार्थ है ये धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जितना पदार्थ था वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हमने कोशिका लिखाया है लेकिन होता माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है कोशिका में ही, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण होता है, संरक्षण ऊर्जा जो बनता है उसको स्टोर किया जाता है। धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त होती है और सब ऊर्जा को मुक्त किया जाता है, स्टोर किया जाता है एटीपी में। किसमें? एटीपी में। अब एटीपी में स्टोर हुआ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अभी ट्राइफॉस्फेट है, ध्यान देना। लेकिन जब हम उसका यूज करेंगे बॉडी में तो वो होगा डाई हो जाएगा, डाई मतलब एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट का अभी एक अभी भी बचा हुआ है, तो ट्राई से डाई बन जाता है जब ये फॉस्फेट, जिससे वो एडीपी बन जाता है। और जब एडीपी बनता है, एटीपी से जो एडीपी बनेगा, जब तक एडीपी नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में यूज ही नहीं हो पाएगा उसका। हम उसको काम करेंगे तो हमको एनर्जी फील नहीं होगा। हमारी बॉडी से जो अभी बोल रहे हैं ऊर्जा, ये लास्टली ऊर्जा मुक्त हो रही है, ये ऊर्जा बाद में वापस हम नहीं ले सकते हैं, जो अभी खर्च कर रहे हैं ये वापस नहीं मिल सकता है मुझे, ठीक है। तो इसमें वो जो एटीपी से एडीपी बनता है उसमें ऊर्जा कितना मुक्त होता है जानते हो? 7300 कैलोरी ऊर्जा। कितना? हाँ, कैलोरी 7300 कैलोरी ऊर्जा। और कहा जाता है नॉर्मली एक इंसान को प्रत्येक दिन कम से कम 2500 कैलोरी ऊर्जा एक्स्ट्रा में खाना चाहिए। ऊर्जा का एक फूड खाना चाहिए, ऐसा फूड खाओ जिससे तुमको 2500 कैलोरी ऊर्जा डेली मिल सके, ठीक है। इस ऊर्जा का उपयोग उपापचय में करते हैं, बता ही दिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझना बहुत ही गहराई से, कि जब कोनो नया अणु फिर से टूटेगा तो फिर ऊर्जा मुक्त होगा। नया अणु टूटेगा मतलब समझा कुछ? फिर से कोनो नया पदार्थ मतलब कि कार्बनिक पदार्थ आया कार्बोहाइड्रेट में, और फिर से ऑक्सीजन मिला उसके साथ, फिर से क्या बनेगा? एटीपी बनेगा ना, तो बनेगा, फिर से ऊर्जा मुक्त होगा। तो जब फिर से ऊर्जा मुक्त होगा तो तब एक फॉस्फेट अणु एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो लिखा है, एक फॉस्फेट अणु उस एडीपी जो है वो बना जो है एडीपी, उस एडीपी से जुड़ जाएगा एडीपी से। और ये एडीपी और एटीपी ये प्रोसेस चलता रहता है। एडीपी के अणुओं से एटीपी के अणुओं का बनना, एडीपी के अणुओं से एटीपी का अणु बनता है, ध्यान रखना इस बात को। एडीपी के अणु से कौन सा अणु बनता है? एटीपी का अणु। और एटीपी जब टूटता है तब एडीपी बनता है। एडीपी से ही एटीपी बनता है और एटीपी के टूटने से एडीपी बनता है। इसे ऑक्सीकारक फॉस्फोराइजेशन कहते हैं। एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब एटीपी जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। हमने ये स्ट्रक्चर जो बनाया है, भोजन ऊर्जा में बदलेगा, ऊर्जा किस में स्टोर होता है? एटीपी में। किस में स्टोर होता है? एटीपी में। और एटीपी टूटकर एडीपी बनेगा, एडीपी फिर से अगर ऊर्जा इधर से ऊर्जा आ रहा है, ठीक है, ऊर्जा आया, अब एडीपी इसके साथ जुड़ के एटीपी बना देगा। बात समझ रहे हो? इधर से ऊर्जा आया, अब एडीपी इसके साथ जुड़ा, बना दिया एटीपी, एटीपी इधर आया, टूट गया, टूट के अब एडीपी बना, एडीपी इधर आ गया, और जो ऊर्जा होता है उससे जो ऊर्जा मुक्त होता है वो ऊर्जा 7300 कैलोरी वो हमारे बॉडी में यूज हो जाता है। दैट इज द सर्कल ऑफ एटीपी एंड एडीपी। शायद बात समझ में आई होगी, हमको लगता है। एटीपी टूटता है एडीपी में, टूटने से ही 7300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, वो ऊर्जा को हम यूज करते हैं 7300 कैलोरी ऊर्जा को, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा।
अब इस पार्ट को हम मिटाएंगे। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने, अगला क्वेश्चन अब होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन किताब का। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संदर्भ में एक स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभदायक होता है। चलिए पहले ई देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कराना कौन कौन सा है। 4 गो क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं, उसके बाद परिवहन स्टार्ट होगा। तब एनसीईआरटी का 1-2 को क्वेश्चन है, उसको लिख लो, तब हम आज परिवहन स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज ज़्यादा तो क्लास नहीं हो पाएगा, फिर भी देखते हैं कितना होता है। परिवहन स्टार्ट करेंगे, डिपेंड करेगा मूड पे, होते रहेगा क्लास तो होते ही रह जाएगा। मिटाने वाला किधर गया है? कहाँ से मेढक आ गया है? इसको पकड़ के फेंक सकते हो। भोला झाड़ू लेके फेंको, फेंको ना, पैर उड़ के नीचे आ जाएगा तो चटनी बन जाएगा। पंखों में डेली घुस जाता है, बताओ इसको फेंको ऐसा जगह वापस नहीं आ पाए। देखना मर उड़ न जाए। अरे मारना नहीं, धीरे धीरे करो रे। मारिए दिल है, वो मुँह में लगल है, बत्ती उग गल है, अब वो थोड़े जिंदा रह पाएगा। सट बत्ती लग गया उसके मुंह में। चलिए अब लिखो क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो तो जल्दी। ये हो चलता है क्या? हाँ लिखो। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संदर्भ में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, करवा देते हैं 4 लाइन और क्या। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संदर्भ में, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संदर्भ में एक स्थलीय जीव, एक स्थलीय जीव, एक स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा किस प्रकार, जलीय जीव की अपेक्षा, जलीय जीव की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभदायक स्थिति में होता है। एक स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा किस प्रकार अधिक लाभदायक स्थिति में होता है। What advantage over an aquatic organism does not terrestrial organism have with the regard to obtaining the oxygen for respiration? क्वेश्चन हो गया, अब आंसर लिखना है। लिखो आंसर, लिखो स्थलीय जीव, स्थलीय जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि जबकि जलीय जीव जलीय जीव जल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। पूर्ण विराम। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है,
हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है, लेकिन जल में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। यही कारण है कि स्थलीय जीव जलीय जीवों की अपेक्षा स्थलीय जीव जलीय जीवों की अपेक्षा श्वसन के लिए अधिक लाभदायक स्थिति में होता है। अधिक लाभदायक स्थिति में होता है। तेरी बेवफाई का सिकबा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। परी बज में मैं तुमको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। आगे क्वेश्चन लिखना है। सुना है तेरा और भी एक बलम है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड सुना है तेरा और भी एक बलम है, न कर गम तुझे तो मेरी कसम है। तुम्हें बेशरम बेमुरौवत कहें तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? वैसे तो यह आंसर लिखा चुके हैं, ठीक है। यह आंसर कैसे होता नहीं जानते हो मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम हवा लेते हैं तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के कोशिकाओं के द्वारा चला जाता है। कहाँ? कोशिका में कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। फिर हीमोग्लोबिन वहां से कोशिका में मौजूद बनने ऑक्सीकरण के पश्चात, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है उस गैस को वापस लाता है। ऑक्सीकरण के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, ध्यान रखना। उसको हीमोग्लोबिन वापस लेके आ जाता है और कोशिकाओं में छोड़ देता है, और जिसके बाद फेफड़ा से वापस फिर हमारे निःश्वसन के द्वारा, मतलब निःश्वसन के द्वारा वापस निकल जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड, यही प्रोसेस है, इसको लिखा देते हैं। 5 लाइन लिखा देते हैं, लिख लो। हाउ आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बींग्स। अब इसको लिखो हिंदी में, लिखो लिखो जब अंतः श्वसन से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वह ऑक्सीजन हमारे ग्रसनी ब्रोकस और फेफड़ों में कोशिका कोश में संचित हो जाती है। तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर हमारे ऊतक तक पहुंचाते हैं तथा वहां से वहां बनने वाले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, तथा वहां बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर कोशिकाओं में छोड़ देता है, जिसे हम बाह्य श्वसन से बाहर निकाल देते हैं। पूर्ण विराम। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो ऑक्सीजन को फेफड़े से पैर तक पहुंचने में ऑक्सीजन को फेफड़े से पैर तक पहुंचने में 3 वर्ष लग जाते।
उसके नीचे इसको बनाओ। लिखा लिखा उसको समझा देते हैं, लिख लो। अब तो इस मानव को मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम तो हो चुका है अब लगभग। हम लोगों का तीसरा लेक्चर आज था इसका, लगता है मानव श्वसन तंत्र का। अब इसका काम बेचारा का हो चुका है, अब इसको मिटा देते हैं। इसका तब कोई काम धरती पर न है यहाँ अभी। जा बाय बाय, अगला साल मिलेंगे फिर उस 2027 वाला 26 में 10वां का बनाना तो फिर पड़ेगा अगले साल। अब लिख लिया? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। ये पंखों में इतना बाल कहाँ से आया है? हैं? बड़ा बड़ा बाल लपटा गया है। तुम लोग का बाल उड़ता होगा कपार से, पंखा में लपटा गया है एकदम। अच्छा है मशीन का काम करे, जब 1-8 किलो बाल जमा हो जाएगा तो बेच उच के कुछ। चलो देखो क्या समझा मनुष्य में, ध्यान देना, कुछ बातें ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेकर जो जाता है उत्तक यानी कोशिका तक, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से पहले मिलता है। जब हीमोग्लोबिन होता किस में जानते हो? खून में ही होता है। देखो कई जगह कंफ्यूज मत करना, ऑक्सीजन खून में मिलकर ही जाता है। ऑक्सीजन खून के साथ में जाता है, लेकिन खून के साथ में पहले से होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन खून में होता है, लाल रक्त में, लाल रक्त का जो कण होता है ना उसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके क्या बनता है जानते हो? पहले ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? पहले था हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, मिलकर बन गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा वहां, जाकर वहां जो है ऑक्सीजन को छोड़ेगा, और वहां से फिर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा उधर से। देखो फिर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के बाद ये बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये भी लाले रक्त में होता है। हीमोग्लोबिन, दोनों हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो कार्बन ये बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक क्वेश्चन लगता है और होगा लास्ट, इसके बाद परिवहन स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कौन सा क्वेश्चन है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिक कल्पित किया जा सकता है? लिख लो, 2 लाइन का है क्वेश्चन, लिखो इसको। लिख लिया ना? क्वेश्चन लिखो, गैसों के विनिमय के लिए, लिखो जल्दी। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में, मानव फुफ्फुस में मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? कैसे अभिकल्पित किया जाता है?
लिखो, एक क्वेश्चन जो है ना मॉडल क्वेश्चन है, आ सकता है। लिखो, मानव फुफ्फुस में अनगिनत कोशिकाएं होती है। मानव फुफ्फुस में अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। यदि इनके सम्मिलित क्षेत्रफल यदि इनके सम्मिलित क्षेत्रफल को जोड़ा जाए तो वह लगभग 80 वर्ग मीटर के बराबर होगा। देखिए तो ये है इसमें। ये ऐप इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, इस पर स्टोर कीजिए, नहीं हो जाएगा। नेटवर्क कहाँ है? नेटवर्क में है, काम नहीं कर रहा है ये, कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। होगा इसमें अभी। ऐप का नाम याद रखिए ना, हो जाएगा। क्या नाम है? ब्लड शुगर केयर, ठीक है, हो जाएगा। क्या लिखा? 80 वर्ग मीटर होगा। अतः इन कोशिकाओं की हमारे फुफ्फुस ब्रैकेट में लिखना फेफड़ों, फुफ्फुस ब्रैकेट में लिखना फेफड़ों का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है। कंप्लीट हो गया। अब परिवहन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? परिवहन।